नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सहायक अध्यापक LT कला विषय से संबंधित एक छोटी सी सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कई अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता चल गया होगा कि हाई कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई थी, जो आज की तिथि में जो इस केस की स्टडी होनी थी, आज पुनः उस केस पे क्या डिसीजन रहा, किस प्रकार से इस केस को देखा गया, उससे संबंधित मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा जो इस केस के दौरान या आज की जो हियरिंग हुई उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। दोस्तों, इससे पूर्व आप सभी को पता है 31 दिसंबर 2021 को सहायक अध्यापक LT का क्या हुआ था, यहाँ पर रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिए थे, जिसके अंतर्गत कला विषय का ये परिणाम घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि कला विषय से संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई थी, या कहें ये स्टे हुआ है ये सब्जेक्ट का। तो कहीं अभ्यर्थियों, जितने भी अन्य सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी थी, उन्होंने ये मांग की या सचिवालय स्तर पर धरना प्रदर्शन इत्यादि जो किया था या मुख्यमंत्री को विज्ञापन दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कला विषय को छोड़कर अन्य विषयों का आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए, जिससे कि हम सभी को उसका लाभ मिल सके। कला विषय का जो रिजल्ट होगा वो बाद में घोषित कर जाएगा। उसी प्रकार से ये जो रीट गई थी हाईकोर्ट में भी इसकी रीट दायर की गई थी कि आप ड्राइंग विषय का जो परीक्षा परिणाम हो उसे डिले करते हुए अन्य सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर क्या कर दीजिए, रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिएगा। तो उसके मद्देनज़र हाईकोर्ट ने अधीनस्थ 6 और चयन आयोग को ये निर्देशित किया कि ड्राइंग विषय का रिजल्ट छोड़ते हुए अन्य विषयों का यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं, हम अपनी प्रमुख मुद्दे पर बात करते हैं। जो सहायक अध्यापक LT ड्राइंग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये खुशखबरी नहीं कहूँगा, आज की तिथि में भी उन्हें निराशा लगी। हाईकोर्ट ने भी आज पुनः ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट का जो रवैया है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जितने भी ड्राइंग विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो छल कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से उनको मनोयोगिक रूप से या मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं उनको आघात पहुंचा रहा है। हाईकोर्ट भी अपना क्लियर डिसीजन नहीं दे रहा है, चाहे हम कहें ड्राइंग के अंतर्गत जो नॉन BEd हैं चाहे BEd वाले हैं, किन्हीं दो जो ये पक्ष आपस में जो उलझे पड़े हैं, ये हाईकोर्ट उसमें दोनों के पक्ष में, या तो दोनों के पक्ष में इस डिसीजन को दे दे या फिर जल्दी से जल्दी इस डिसीजन को देने दे, और जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं जिनके बीच एक सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, तो ऐसी विकट परिस्थिति हाईकोर्ट ने यहाँ पर उपस्थित कर दी है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो E-कोर्ट के माध्यम से आज क्या था, आज दोबारा ये हाईकोर्ट में इसका हियरिंग होनी थी ड्राइंग सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर देखिए, आज की जो हियरिंग होनी थी दोस्तों, यहाँ पर आज जो 16 फरवरी के मध्य ये हियरिंग बैठी थी, जिसमें जो विपक्ष और पक्ष दोनों पक्ष के जो वकील थे, तो उसके अंतर्गत जैसे आप लोग लेके चलिए नॉन BEd वालों के वकील थोड़ा लेट पहुँचे, तो जिसमें जो BEd वाले BEd धारक जो जिनके द्वारा ये वकील को हायर किया गया है, उनके द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इस केस को लेते हुए 2 हफ्तों का समय फिर मांग दिया गया था। तो यहाँ पर तो कोर्ट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पर किसी प्रकार की भी आज उतनी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ इस केस को स्टडी करने के लिए हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2022 की ये तिथि घोषित कर दी गई है। क्या उस दिन इस पर परिणाम घोषित होगा, क्या किसके पक्ष में डिसीजन जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ये 18 तारीख को भी इसका डिसीजन होगा, क्योंकि इस डिसीजन को हाईकोर्ट पुनः, अभी तो ये डबल बेंच में चल रहा है, फिर सिंगल बेंच में ये केस जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसकी जो हियरिंग है वो 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि समावेश ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है। देखिए, इसमें जो हलफनामा जो दाखिल किया हुआ है, उस हलफनामे में ये कहा गया है कि दो हफ्तों का समय पुनः मांग लिया गया है। आप देखोगे जिसमें जो इसकी 18 तारीख को जो हियरिंग होनी है, उसमें फिर से यहाँ पर जो अभिसार नैनवाल जो इस केस को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर इनके द्वारा 2 हफ्तों का समय फिर से मांगा जाएगा, क्योंकि जो ये कोर्ट के जो वक्ता होते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए। तो इस केस को वो जल्दी से जल्दी संपन्न नहीं करना चाह रहे हैं, या हाईकोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या कहें न्यायाधीश हैं, तो इस पे स्पष्ट रूप से कोई डिसीजन नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कमावेश ऐसा माहौल बन रहा है कि एक तरफ नॉन बीएड वाले हैं, दूसरी तरफ बीएड वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी है। जो अभ्यर्थी कहीं अपनी अलग तैयारी करना चाह रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहा है तो वो उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके सामने जो ये LT ड्राइंग का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं वो होप लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसलिए भी और अभ्यर्थी भी इसलिए भी इसके अंतर्गत होप लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो सदन में जो 25% पदों की यहाँ पर बढ़ोतरी की जो बात की गई थी, कहीं ना कहीं उन 25% पदों की वृद्धि के संबंध में लोगों के अंदर के जिज्ञासा है कि कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं वो उम्मीद लगाए बैठे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो हाई कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट या कहें पंजाब हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार का ये केस चल रहा है। अब मैं बात करूं तो जो पंजाब हाई कोर्ट ने वहाँ पर पूर्ण रूप से अपना स्थिति स्पष्ट नहीं करी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये अन्य राज्यों में किस प्रकार की कमावेशी स्थिति बनी पड़ी है उनका आकलन करके या उसका अध्ययन करके यहाँ पर भी वो अपना डिसीजन देगा। अब ये डिसीजन किस प्रकार से देगा, क्या होगा, ये देखने वाला बात है। अब देखिए दोस्तों, जो पंजाब में ये था, पंजाब में भी नॉन BEd प्लस BEd वालों का जो चल रहा है, तो उसमें ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के अंदर जो हियरिंग आई थी, जो उसका अगर आप देखोगे तो उसमें स्पष्ट रूप में किया गया है कि वो इस चीज़ को खारिज कर रहा है कि जो BEd प्लस नॉन BEd वालों ने जो यहाँ पर परीक्षा दी है तो वो दोनों के पक्ष में ही इस फैसले को, तो जिसके कमावेशी जितने भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो इस मेरिट को करेक्ट करता है तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से वहाँ पर होगा। तो उसी प्रकार की स्थिति या असमंजस स्थिति यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा उत्पन्न की जा रही है। जो इस केस को स्टडी कर रहे हैं या कहें जो वकील जो हायर किए हुए हैं, मुझे लगता है कि जो ओम प्रकाश जी को यहाँ पर अन्य वकीलों से भी संपर्क साधना होगा कि इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में रखें या दोनों को इसमें मौके दिए जाएं। तो इस प्रकार से आप देखोगे, जो ये केस फाइल हुआ था 18 सितंबर 2021 को इस केस को फाइल कर दिया गया था और उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग रखी थी वो 21/9/2021 को ये रखी गई थी। सितंबर के महीने में ही तो सितंबर महीने में ही इसका डिसीजन होना था, तो वहाँ पर नहीं हुआ। तो देखिए उसमें किस प्रकार के डेट दिए। अब देखिए उसके बाद 18 अक्टूबर की डेट दी गई थी, फिर उसके बाद फिर 18 नवंबर की डेट दी गई थी, फिर आप देखोगे यहाँ पर 13 दिसंबर की यहाँ पर डेट दी गई थी। तो 13 दिसंबर के बाद जो अगली जो सुनवाई होनी थी वो 4 जनवरी 2022 को होनी थी। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं निकला, यहाँ पर भी ये चीज़ पेंडिंग ही रही। अब आप देखोगे जो आज की तिथि में भी इसकी सुनवाई होनी थी, जो आज की जो तिथि जो घोषित हुई थी दोस्तों, उस तिथि को भी आज किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। जो यहाँ पर जो न्यायाधीश आए इस केस के बारे में जैसे स्टडी हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि इस केस को हम 2 दिन पश्चात इस केस पर डिस्कस करेंगे और जो अगला केस इनके द्वारा सुना गया तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का भी उतनी दिलचस्पी नहीं है या कहें इसको प्रमुखता से नहीं देख रहा है या कहें वह अन्य जो केस हैं चाहे खनन से कहें या सेक्रेटरी स्तर पे कहें या अन्य केसों को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं और इस केस पर डिसीजन नहीं दे रहे हैं जल्दी। अगर मैं आप सभी से यह अनुरोध करूँगा कि आप अपने स्तर से कोई ऐसे वकील को हायर कीजिए जो इस केस को जल्दी से जल्दी इसकी हियरिंग कराए और साथ ही इस भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी घोषित हो, जिसमें आप सभी लोगों का भविष्य सुनहरा हो, आप इस पद पर आसीन हो। तब ये चीज़ें जो आपके सम्मुख से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जो मानसिक तनाव आप लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, चाहे वो नॉन BEd वाले हैं या BEd वाले हैं, मैं दोनों के पक्ष में ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों को नहीं मिलना चाहिए, दोनों को इसमें मौका मिलना चाहिए। अब यदि मैं बात कहूँ अब दोनों को मौका मिले तो वहाँ पर कहीं ना कहीं BEd पक्ष वाले कहीं नाराज हो जाएंगे या कहें नॉन BEd वाले हैं। देखिए इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत दोनों ने ही अपने स्तर से मेहनत की है, दोनों ने अपना 100% दिया है। अब यहाँ पर जो कमावेश ऐसी स्थिति बनी है कि जो BEd धारक हैं उनका कहना यह है कि भैया हमने 2 साल अपना BEd किया है, 2 साल का हमने BEd किया है, प्रशिक्षण लिया, हम किस प्रकार से बच्चों को कक्षा में पढ़ा सकते हैं। जो BEd के अंदर का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो पूर्ण रूप से इसलिए दिया जाता है कि एक अध्यापक को वहाँ पर तैयार किया जाता है, किस प्रकार से उसका शारीरिक हाव भाव होना चाहिए, क्लास में किस प्रकार से उसे जाना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो BEd धारकों को
आपकी टीचिंग मेथड के माध्यम से सिखाया जाता है। ऐसे भी चीज़ें उसमें उत्पन्न होती हैं कि कोई अच्छी तरह से टीचिंग नहीं कर पाता है, भले ही वो अपना पढ़ने में उसका प्रदर्शन अच्छा हो, मगर वो सम्मुख से जब टीचिंग होती तो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पर समावेशित रूप देखने को मिलता है, जिसमें जो बीएड प्रशिक्षक है वो कहीं ना कहीं जो नॉन बीएड वाला है उससे कहीं ना कहीं वो ऊपर रहता है, क्योंकि उसने 2 वर्ष का जो बीएड किया है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। आप देखोगे, अगर हमारे एजुकेशन पॉलिसी देखोगे तो उसमें बीएड को प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया है। और नॉन बीएड की यदि मैं बात करूं, नॉन बीएड वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं वो, क्योंकि वो उस करंट से ही अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपेयरिंग से ये फॉर्म भरा होगा, या कहें कुछ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ, उनको 1 साल नहीं हुआ होगा, तो उनका भी यहाँ पर अच्छा परसेंटेज आया होगा या अच्छे नंबर आए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जो एक बीएड वाला होता है वो नॉन बीएड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता है। ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो नॉन बीएड वाला है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं करता। अब देखिए, हम एजुकेशन पॉलिसी को उठा के देखें तो उसमें एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से जो बीएड की जो धारकता है, या कहें उसकी जो चीज़ें हैं, उसके अंतर्गत जो समावेशित रूप उसके अंतर्गत दिया गया है वो नॉन बीएड वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जिस प्रकार से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, या उसके अंतर्गत जो जैसे डेमो दिया जाते हैं, या कहते हैं उसके अंदर जितना भी जो बीएड करता है जो व्यक्ति, वो 2 साल उसको इसलिए का समय दिया जाता है क्योंकि वो पूर्ण रूप से कक्ष में जाने के लिए परिपक्व हो सके। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीएड वाले ये लगे हैं कि इस एवज में इस केस को वो जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनके जब ये हियरिंग हुई थी, आप अगर मैं बात करूं आपको, जो 4 तारीख की जब हियरिंग हुई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से जो बीएड वालों के जो वकील हैं उनके द्वारा स्पष्ट से कहा था कि एक बंदा वो है जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है, जो अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, जो बोर्ड को फेस कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी है जो इन चीज़ों का उसे ज्ञान नहीं है, वो वर्तमान समय में पढ़ के ही आया हुआ है। और दूसरी तरफ जो प्रशिक्षित व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा था, जो 4 तारीख की हियरिंग हुई थी, या कहें आप देखोगे जो 27/10 को जो हियरिंग हुई थी उसमें भी ऐसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी कि हाईकोर्ट के सम्मुख से पूर्ण रूप से जो बीएड वाला हैं वकील, उनके द्वारा ये पूर्ण रूप से हावी हो गए थे कि बीएड के ही पक्ष में यह केस जाते हुए दिख रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉन बीएड वाले जो वकील हैं उनके द्वारा इस पे क्या किया गया था, स्टे मांग लिया गया था कि 2 हफ्तों का समय और मांगा गया था, जिसमें जो हलफनामा इनके द्वारा दाखिल किया गया था। दोस्तों, मैं अगर हलफनामे की यदि मैं बात करूँ, वो सेक्शन नंबर 5 की बात करूँ या सेक्शन 2 की बात करूँ, तो इसमें ये चीज़ें उनके द्वारा यहाँ पर डिस्कस की गई थी। अब मैं यदि मैं बात करूँ, जो इन्होंने जवाबी जो हलफनामा प्रतिवाद संख्या दायर किया गया था, उसमें 1 और 3 का जो हलफनामा इनके द्वारा दायर किया गया था, उसमें ये चीज़ों को रखा गया था। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीज़ें रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इस के अंतर्गत 2 हफ्तों का समय उन्हें दे दिया गया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा इस चीज़ पे प्रिपरेशन की गई, या जो भी चीज़ें रही होंगी वो सारी चीज़ें गई। अब स्थिति ऐसी बन चुकी है, चाहे बीएड वालों की बात करूं या नॉन बीएड वालों की बात करूं, तो यहाँ पर दोनों अब ये चाह रहे हैं कि भैया अगर बीएड वालों का सिलेक्शन होता है तो जो नॉन बीएड वाले हैं वो पूर्ण रूप से इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित हो भी जाता है, मान लीजिए आपको नॉन बीएड प्लस बीएड वालों को दोनों को यहाँ पर मौके दे दिए जाते हैं, तो इसके एवज में जो बीएड वाले हैं वो शांत नहीं बैठेंगे और वो भी इस केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में ये पहुँचा देंगे। आपको ये देखने को मिलेगा ये केस बहुत लंबा चलेगा। अब ये मत सोच के चलिए कि इस केस का निपटारा जल्दी ही हो जाएगा, या फिर कहें बीएड वालों के पक्ष में अगर ये फैसला आता है तो जो नॉन बीएड वाले हैं तो वो पुनः क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एमएफए और बीएफए वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर भी जो एमएफए बीएफए वाला है ये भी अपना रोल यहाँ पर अदा करेंगे। देखिएगा अगर यहाँ पर एमएफए वालों को अगर नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर एमएफए वालों को नहीं लेते हैं तो एमएफए वाले भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी हाईकोर्ट में इसके एवज में क्या करेंगे, स्टे लेंगे।
तो मान के चलिए ये भर्ती प्रक्रिया कभी लंबी जाने वाली है, क्योंकि इसमें जल्द ही डिसीजन, अगर डिसीजन आता भी है तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाएगा, अगर उसके पक्ष में आता है तो दूसरा पक्ष नाराज़ होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है दोनों को या एक साथ बैठकर इस पर वार्तालाप करनी चाहिए, या फिर क्या स्थिति बनेगी तो दोनों को ये सोच समझ के चलना चाहिए कि अगर इस केस को लंबा खींचना है तो आप लोगों का ही इसमें नुकसान होगा, आपकी जो नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। जब आप नियुक्त हो जाओगे उसके बाद जब आपका जो चयन वेतनमान लगेगा उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। जो वर्तमान समय में जैसे अन्य विषयों का जहाँ यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो गया है उसके सापेक्ष वो आप लोगों से सीनियर रहेंगे, क्योंकि उनका देखिए दोनों ने एक साथ पेपर दिया है, जबकि दोनों का रिजल्ट एक साथ घोषित होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएंगे तो वो कम से कम 1-2 महीने की सैलरी ले चुके होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को फाइनेंशियली रूप में भी घाटा होगा, साथ ही आपकी जो आगे की सर्विस है उसमें भी कहीं ना कहीं घाटा होगा, जो आपको इंक्रीमेंट लगेंगे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को घाटा होगा। ये लेके चलिए कि दोनों एक साथ बैठे, इस पर डिसीजन लें, जो जिनके द्वारा इस केस को फाइल किया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पे झुको, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा, अगर दोनों आपस में मिलकर इस पर चर्चा हो सकती है तो बीच का रास्ता निकालिए। अगर हाई कोर्ट यहाँ पर किसके पक्ष में डिसीजन देता है ये आने वाले 18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। क्या हाई कोर्ट का नज़रिया रहेगा, किस दिशा को या कहें किसकी तरफ को ये केस को पलटेगा, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर 50-50% दोनों के चांसेज हैं यहाँ पर आने की। तो आई होप देखते हैं क्या चीज़ें ये रहेंगी। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हूँ। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसको साझा करें। 18 तारीख को मैं पुनः जो इस केस को स्टडी कर रहे हैं तो मैं उनसे जो उस दिन की जो डिसीजन रहेगा उस दिन के जो डिसीजन की मैं PDF फाइल उनसे प्रोवाइड करा लूँगा। उनसे मैं ये इस संबंध में सारी चीज़ें बात करूँगा कि क्या चीज़ें हुई। तो आज मेरी उनसे बात हुई थी, मगर उन्होंने उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं किया। जो अभिषा नैनवाल जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मगर उन्होंने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया था कि अभी मैं चैम्बर में बैठा हूँ तो मैं फिर बाद में बात करूँगा। तो मैंने उनको फिर दोबारा मिलाया तो उन्होंने इस फ़ोन को रिसीव नहीं किया। आई होप 18 तारीख को मैं उनसे मिलूँगा, क्योंकि मुझे उस दिन खुद ही नैनीताल कुछ काम से जाना है। तो मैं आई होप ये कोशिश करूँगा कि मैं इस केस पे क्या चीज़ें हो रही हैं इस केस की भी पड़ताल करूँगा, और जल्द ही आपके समक्ष अगली वीडियो लेके मैं उपस्थित हूँगा। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।